ओके डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। कल तो हम लोग का क्लास थोड़ा डाइग्रेस कर गया, हम लोग कोई दूसरी डायरेक्शन में चले गए। लेकिन हमने पिछले फ्राइडे को जहां क्लास छोड़ा था वहां से फिर एक बार आपकी मेमोरी में लाना है। यू पीपल हैव टू मेमोराइज कि वेयर आई हैव लेफ्ट यू। एंड माई स्टूडेंट्स, यू वेरी वेल नो द फैक्ट यू आर नॉट मेकिंग हिस्ट्री, you are not making a study of history as you can say an isolated development. In fact, you are underlining the changes, and the changes are interwoven. Means political, economic, social and cultural changes all are intrinsically and deeply associated with each other. मतलब हम लोग ध्यान करें, मुझे बार बार इसलिए रिमाइंड करना होता है कि कहीं आप लोग भूल ना जाएं कि आप कहीं, क्योंकि अब तक जो आपने सोशल साइंस पढ़ा होगा, मैं हिस्ट्री नहीं सोशल साइंस की बात करता हूं, तो सोशल साइंस पढ़ने का मतलब लगाया जाता है कि कितना अधिक आप तथ्यों का संचय कर सकते हैं या कितना इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कितने इंफॉर्मेशन आपको याद है। एंड दिस इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। हर जगह पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। मैंने हिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर बना दिया कि हम इसको कई पार्ट में बांट कर देख रहे हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री। एंड माय स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि लेट अस डिवाइड हिस्ट्री बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। सो लेट अस डिवाइड हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स फर्स्ट। द पार्ट फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम प्री हिस्ट्री एंड एंडिंग अप टू द आयरन एज, that is the proto-history. Likewise, you are moving in the part second that start from Vedic period and getting finished up to early medieval age. And third part Delhi Sultanate and Mughal, and fourth part early modern age. तो हम लोग इस चार पार्ट में कवर करेंगे कल्चर के पार्ट को, लेकिन एंशिएंट, मेडिवल और कल्चर सभी एक दूसरे से इंटीग्रेट करेगा। मैं स्टूडेंट्स इस बार मैं चांस नहीं ले सकता, और मैंने पहले भी चांस नहीं लिया है, क्योंकि मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, आपको याद होगा, सम पीपल हैव ज्वाइन माय क्वेश्चन आंसर सेशन, देयर आई हैव इन्फॉर्म्ड यू कि इन फैक्ट वी हैव टू पे आवर अटेंशन टू द होल चेस बोर्ड। वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व अ सिंगल ऑन कॉर्नर, अदरवाइज वी कैन बी नॉक्ड आउट। इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोग बिल्कुल ही पूरे शतरंज के विषाद पर नजर रख रहे हैं। तो फिर एक बार आपको रिमाइंड कर दूं, नहीं तो आप फिर भटक जाएंगे। लेकिन रिमाइंड करने से पहले एक काम करता हूं, आपके लिए 5 क्वेश्चंस लाया हूं। उन 5 क्वेश्चंस को हल करते करते मुझे पता चल जाएगा, उसको सॉल्व करते करते, कि आपने पीछे याद रखा हुआ है या पीछे आप भूल कर आ रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आपने याद रखा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी इंग्लिश। एक्चुअली जस्ट आई वॉन्ट टू कैटर टू द स्टूडेंट फ्रॉम बोथ द मीडियम साइमultaneously. So no one should make a complaint that you are getting neglected. Here the point first. तीर कमान का विकास किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। Bows and arrows evolved during which period? Paleolithic period, Mesolithic period, Neolithic and Chalcolithic period. So my students, you have to pay attention to this. तो आप इसमें सही विकल्प का चयन करिए। राइट चॉइस, बी फास्ट। दोनों जगह बी आ रहा है, बिल्कुल 100% करेक्ट। मेजोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 2, assertion and reasoning. My students, actually I have fixed the choices in assertion and reasoning part. So wherever you will go through assertion and reasoning, you have to go through the same part. Actually, in the question number 4, you can say assertion and reasoning. Choices are A, both A and R correct, and A is the correct expansion of R. A और R दोनों सत्य है और R A का सही स्पष्टीकरण है। B, A और R दोनों सत्य है परंतु R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। Both A and R are correct but A is not the correct expansion of R. A सत्य है लेकिन R असत्य है। C, A is correct but R is incorrect. D, A असत्य है लेकिन R सत्य है। D, A is incorrect but R is correct. Here statement, assertion, नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ। Agriculture was developed during Neolithic period. Reasoning, there was mismatch between
अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स एंड डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब खाद्य की उपलब्धता और जनसंख्या की मांग के बीच असंतुलन पैदा हो गया था। अब दोनों चॉइसेस आपके सामने हैं और दोनों असर्शन रीजनिंग आपके सामने है, आपके सामने चॉइसेस हैं, बी फास्ट और आंसर को सिलेक्ट करिए। सर वेबसाइट पे मैक्सिमम बी है और एप्लीकेशन पे मैक्सिमम सी है। वेबसाइट पर मैक्सिमम बी है और एप्लीकेशन पर मैक्सिमम सी है। दोनों गलत है। My students, here you have, if you have selected choice number B and C, so I am very sorry to inform you, here you have committed a mistake. Your choice should be choice number A. ये सही होना चाहिए। क्यों? आप याद करिए, मैंने जहां आपको कृषि का विकास समझाया था, आपको याद है न्यूलिथिक पीरियड में पहली बार, जैसे मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की अवस्था में आया, and human beings came from the stage of hunting and food gathering or foraging to the stage of food producing. I have already informed you. But there I have simultaneously informed you that one of the major reasons, actually what is the reason behind the beginning of agriculture. So there is not any consensus in this regard. We can find here the two different interpretation, not two, more than two, but two important interpretation is, one is due to climatic factor, that is the one cause. Second one explanation is in fact there was the growing number of population but the food available is scarce. मतलब कि एक तरफ जनसंख्या, जैसे दो व्याख्याएं इसकी मिलती है। एक व्याख्या कहती है जलवायु संबंधी कारण था, मतलब क्लाइमेटिक चेंज हुआ, जलवायु संबंधी कारक के कारण कृषि की शुरुआत हुई। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, जो जनसंख्या का डिमांड था और जो अवेलेबल फूड था, मतलब जो जनसंख्या की जरूरत थी और जो खाद्यान्न उपलब्ध थे, उसके बीच तालमेल नहीं बन पाया, संतुलन नहीं हो पाया, इसलिए एग्रीकल्चर शुरू हुआ। और यही दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन यहां मैंने आर में दिया है। तो आप ही बताओ, तो आपने इसमें बी क्यों किया और सी क्यों किया, आपने ए क्यों नहीं किया? कुछ बच्चे एप्लीकेशन पे ए किया हुआ है, तो जिन्होंने ए किया हुआ है करेक्ट है। और जी देखो, अभी अगर तुमसे गलतियां हो रही है तो इसमें तुमको बिल्कुल ना तो नाराज होना है, ना तुम्हें अपने आप से डिससेटिस्फाइड होना है। अभी बिगिनिंग का फेज है, अभी तो मैंने जस्ट शुरू किया है। तुम देखोगे जिस दिन मैं पढ़ा के निकलूंगा उस दिन कितना इंपावर्ड आप फील करोगे, ये मेरा विश्वास है। तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगी, फिर इस तरह की गलतियां कभी नहीं होगी, न एग्जाम हॉल में भी नहीं होगी। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस क्षेत्र से पशुपालन का आरंभिक साक्ष्य मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वी आइडेंटिफाई द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। चॉइस नंबर ए आदमगढ़, चॉइस नंबर बी लंगनाज, चॉइस नंबर सी चौपानी मांडो एंड चॉइस नंबर डी बिरभानपुर। यू आर हैविंग द 4 चॉइसेस। अब आपको इसमें सर्च करना है। वेबसाइट वाले भी फास्ट हो जाइए। दोनों जगह ए है। यस, करेक्ट। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन तो आप करेक्ट कर दिया, रीजनिंग कैसे गलत कर दिया? देखो घबराओ मत, कल मैं 2 रीजनिंग का क्वेश्चन लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिर देखो दूसरा रीजनिंग। मृतकों को दफनाने की प्रथा मध्यपाषाण काल के दौरान विकसित हो गई थी। द प्रैक्टिस ऑफ बरीइंग द डेड बिगेन ड्यूरिंग द मेजोलिथिक पीरियड। रीजनिंग, इस अवधि के दौरान लोगों में अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव विकसित हो रहा था। During this period, people had developed a sense of respect towards their ancestors. Ab you are having the explanation, you know. Choices are clear, so be fast. दोनों जगह मैक्सिमम ए है। Yes, correct. This time you have done well in this reasoning question. Choice number A is the correct answer. Question number 5. Again a reasoning. भारत में सभ्यता का प्रसार उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ।
रीजनिंग, उत्तर पश्चिम में भूमि अधिक उपजाऊ थी। एसर्शन, द सिविलाइजेशन एक्सपेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट रीजन, इन नॉर्थ वेस्ट लैंड वॉज मोर फर्टाइल, लैंड वॉज मोर फर्टाइल। अब यू हैव टू गो थ्रू assertion and reasoning. Maximum A is. This time you have been caught up. Even yesterday in mains question I have explained one thing. Just try to understand this point. The civilization, Indus Valley civilization, and gradually you can see in Vedic civilization, Upper Gangetic Basin in later Vedic period, then Middle Ganga Valley in Buddha age, and this Brahmaputra Valley in early medieval age, or you can say medieval age. So this is the expansion of civilization from north west to east. मतलब पहले ये जो सिंधु घाटी है वो आबाद हुआ, फिर उत्तर वैदिक काल में ये ऊपरी गंगा यमुना का ऊपरी द्वाब आबाद हुआ, फिर मध्य गंगा घाटी आबाद हुआ, और सबसे लास्ट में मध्य काल में ब्रह्मपुत्र घाटी आबाद हुआ। तो सिविलाइजेशन तो यकीनन उत्तर पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपने इसमें सहमति यह दिखाई कि उत्तर पश्चिम का लैंड ज्यादा फर्टाइल था। आप तो ने तो ज्योग्राफी भी पढ़ा है, तो क्या आप गंगेटिक बेसिन जो मध्य गंगा घाटी है या ऊपरी गंगा यमुना द्वाब ही है, उसकी भूमि को पंजाब की भूमि से कम उपजाऊ मान रहे हो, या सिंध की भूमि से कम उपजाऊ मान रहे हो? नहीं, दिस वॉज नॉट द रीजन। रीजन था कि यहां पर जंगल, ये स्पार्सली फॉरेस्टेड रीजन था, यहां पर जंगलों को क्लियरेंस ज्यादा बढ़िया मिल गया, और फिर यहां पर एक ड्रेनेज रिवर सिस्टम भी बहुत अच्छा डेवलप था, तो यहां बहुत अच्छे से क्लियरेंस हुआ। और जब पूरब की तरफ आए तो जंगल घने होते गए। तो इसलिए आपका यहां पर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, जहां आप मिस कर गए, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, यहां उत्तर होना चाहिए था सी, यानी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये आपका आंसर होना चाहिए था। है सी है, यस। हु हैज सिलेक्टेड द चॉइस नंबर सी? चॉइस नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। अब चलिए, अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में मैंने आपको कहां छोड़ा था, वहीं से आगे बढ़ते हैं। आप याद करो, देखो मैं फिर आपको याद दिलाता हूं। देखो बच्चों, हम लोग एक काम कर रहे, हम लोग आगे जिस तरह से बढ़ रहे, तो उसमें हमने कहा कि हम अभी पार्ट फर्स्ट में है, और पार्ट फर्स्ट में हम पूर्व ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल कर रहे हैं। इन पार्ट फर्स्ट वी आर गोइंग अक्रॉस द, यू कैन से, सेगमेंट दैट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिकल फेज एंड प्रोटो हिस्टोरिक फेज। So in the prehistorical phase we have covered Paleolithic period, Mesolithic period and even Neolithic period. But in protohistoric phase we have to cover Chalcolithic period, Harappan civilization and subsequent cultures like after the decline of Harappan civilization we have to cover it. जो कि मैंने अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन पर नहीं गया हूं। तो अभी फिलहाल मैंने आपको कराया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, यानी पैलोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड एंड कैलकुलिथिक पीरियड। उसमें हमने एक बहुत अच्छा सा फार्मूला अपनाया, जिस फार्मूला से आप देखो माय स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, इसको बढ़िया ढंग से अपने दिमाग में आप इम्प्रिंट करो, क्योंकि मुझे डाउट है कभी प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन नहीं, दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन इन द मेन एग्जामिनेशन, तो देन you will feel yourself cornered out. So my students, my suggestion is कि it is very difficult to find out कि what portion they will treat as the mains portion and what portion they will treat as the prelims portion. माने any part which you are going to treat as the prelims part, so that can be treated in the mains part as well. मतलब आप समझोगे कि भाई मेरी प्रारंभिक परीक्षा का टॉपिक है, वो मुख्य परीक्षा का टॉपिक निकल जाएगा। इसलिए आप लोग सावधान तो सभी में रहना है, और मैं हर टॉपिक के बाद आपसे पूछूंगा कि आप ओके हो या नहीं। जहां आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलिए, पार्ट फर्स्ट में
हमने आपको जो ये 4 अभी बताया, हड़प्पन सभ्यता आज शुरू करूंगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होगा जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो पहले हम आपको जो फार्मूला दिया था उस फार्मूला को याद करो। क्लाइमेटिक चेंज, देन टेक्नोलॉजिकल चेंज, देन चेंज इन लाइवलीहुड, देन सोशल चेंज एंड देन फाइनली कल्चरल चेंज। मतलब पहला जलवायु संबंधी परिवर्तन, फिर तकनीकी परिवर्तन, फिर आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन या आर्थिक जीविकोपार्जन में परिवर्तन, फिर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और फिर सांस्कृतिक परिवर्तन। इतने सारे परिवर्तन हमें देखना है। और अब इस लिहाजन वी आर गोइंग टू कवर, हम लोग इस लिहाजन इसको कवर करने जा रहे हैं। इसी क्रम में हमने आपको पहले जलवायु संबंधी परिवर्तन प्लीस्टोसीन और होलोसीन कवर कर दिया था। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में कर दिया। फिर इकोनॉमिक चेंज हमने कर दिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल। और उसके बाद हमने आपको सोशल चेंज भी कर दिया, याद करिए, जिसमें हमने आपको बताया कि पूरा पाषाण काल में बैंड सोसाइटी, कैसे बैंड सोसाइटी, वहां से फिर मैंने कैसे चीफडम, कहां तक मैंने लिया था अंकुर, जरा सा याद दिलाओगे? हाँ, पेंटिंग्स तक। ये पेंटिंग्स तो मैंने कवर किया था। वेयर इज माई पेज? पेज हटा दिया था क्या? नहीं, पेज नहीं हटा। तो वेयर इज द पेज? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन भी तो मैंने डिस्कस किया था, चित्रकला से किस प्रकार तुलनीय है। लेकिन मैंने कहा था कि इसको ठीक से और हमको करना है, सौंदर्य बोध। तो मैंने फिर सोशल चेंज आपको कवर किया और सोशल चेंज के बाद फिर मैंने कल्चरल चेंज कवर किया। जैसे पेंटिंग्स बताया मैंने कि मध्य पाषाण कालीन पेंटिंग्स है। अब मैं एक तरीका बताऊंगा, यू पीपल हैव टू फॉलो माई मेथड, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू मिस द मेथड सो दैट विल बी सेल्फ डिफीटिंग फैक्टर। सो माय स्टूडेंट्स, आई विल रिक्वेस्ट यू कि बी अ थिंकिंग क्रिएचर, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। स्ट्रक्चर के बाद आप रिवाइज करोगे और रिवाइज करने के बाद आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक करते हुए बढ़ना। तो मैं स्टूडेंट, थोड़ा सा आप मुझे यह हेल्प करो कि मुझे इन्फॉर्म करो कि पिछले क्लास में जहां मैंने आपको छोड़ा हुआ था वहां तक आपकी क्लैरिटी आ गई थी या कहीं पर मामला फंसा हुआ है, क्योंकि आप फिर घर पर जाके रिवाइज करोगे। मैटर में हमेशा एडवांस में दूंगा, आप मैटर को फॉलो करोगे और फॉलो करके उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे। मतलब इंटीग्रेटेड तो मैं दूंगा ही, उस पर पहले रिवाइज करके उस पर थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे कैसे चेंज हुआ। जैसे पूरा पाषाण काल में चित्रकला का उदाहरण नहीं मिलता। कुछ आलोचक बोलते हैं कि शायद उत्तर पूरा पाषाण काल में कुछ पहली चित्रकला आई, वर्ल्ड स्केल पर तो तभी आई, लेकिन इंडिया में जो वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है वो है मध्य पाषाण काल से पेंटिंग्स की शुरुआत हुई, यानी मेजोलिथिक पीरियड से। और उसके बाद हम लोग कई जगहों पर देखा, जैसे भीमबेटका, जैसे सुहागी घाट जो मिर्जापुर के पास है, जैसे सुंदरवन एंड जैसे संभलपुर। 2 तरह के पेंटिंग्स होती, मैंने आपको कहा एक पेट्रोग्लिफ कहा जो खरोच कर दीवार पर बनाया जाता था, गुफा की दीवार पर या बाहर चट्टानों पर, और दूसरा कलर के आधार पर कहा जो 16 प्रकार के 16 टाइप्स के जो कलर्स होते थे। तो उस आधार पर मैंने बताया। तो थोड़ा सा आप लोग अगर हिंट कर दो मुझे कि मैंने पीछे जहां तक बताया हुआ था वहां तक आप क्लियर हो गए या कोई कंफ्यूजन है? उनको जल्दी इन्फॉर्म करिए। कुछ बच्चे सौंदर्य बोध पूछ रहे। अच्छा, सौंदर्य बोध। और कोई? बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी, सौंदर्य बोध पूछ रहे हैं, बैंड सोसाइटी पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं। देखो, मैं आपको बैंड सोसाइटी भी बता देता हूं, मैं आपको सौंदर्य बोध भी बता देता हूं। ओके, आई एम इन्फॉर्मिंग यू बैंड सोसाइटी। अच्छा मिस्टर अंकुर, इवन यू विल इन्फॉर्म मी वेदर दे आर आस्किंग मी द क्वेश्चन इन हिंदी और इन इंग्लिश। Actually, in which language you will ask me the question, I will reply your question in the same language, because you people are just associated with the English group. So here I am supposed to cater to the interest of both the students and from both the mediums simultaneously. It is a very tedious task for me, a hard nut to crack, but still I will try at my best to satisfy you, कि आपको किसी लैंग्वेज वाले को परेशानी ना हो। देखिए,
बैंड सोसाइटी मैंने कहा दैट इज एन इक्वलिटेरियन सोसाइटी. जैसे सपोज यू कैन से कि इफ द बैंड पार्टी दैट इज प्लेइंग द ट्यून्स, सो दे आर प्लेइंग द ट्यून्स इन कलेक्टिव ग्रुप, इन ए ग्रुप. मतलब जो एक बैंड पार्टी होती है वो जब धुन बजाते हैं तो उसमें सभी के स्वर आपस में मिलते जुलते होते हैं. तो वो क्या है, एक तरह से इक्वलिटेरियन ग्रुप है. तो एक बैंड सोसाइटी सिंबलाइज करने लगा कि जो सोसाइटी है वह समतामूलक है, मतलब वो इक्वलिटेरियन है. अब सोसाइटी इक्वलिटेरियन क्यों है? तो एक कहावत आपने सुनी होगी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है. क्योंकि उस सोसाइटी में इतना उत्पादन नहीं हो रहा है कि कुछ लोग अधिशेष उत्पादन पर कब्जा करके और समाज में प्रभावी हो जाए. समाज में विषमता तब आती है कि लोग आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगते हैं. जब लोग आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगते हैं तो कुछ लोग उस अतिरिक्त उत्पादन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर वह समाज के प्रभावी वर्ग में के रूप में स्थापित हो जाते हैं. तो समाज में विषमता आ जाती है. तो पहली जो अवस्था होगी, चूंकि अभी लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक हैं, इसलिए उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना लोग कंजम्पशन कर लेंगे, जिसको लोग खा पचा लेंगे, तो बचेगा कुछ नहीं. तो किसको कब्जा करना है? किसी को नहीं. तो इसलिए समाज समतामूलक होगा. लेकिन देखेंगे जब मानव शिकारी और खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंच जाएगा, जिसको आप नवपाषाण काल बोलते हो, तो धीरे धीरे समाज में विषमता आनी शुरू होगी यहीं से. और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में मैंने बताया कि पहली बार मुखिया तंत्र का विकास हुआ. मैंने बैंड सोसाइटी की जगह मुखिया तंत्र विकसित हुआ, चीफडम. क्यों? क्योंकि लोग उत्पादन करने लगे. तो उसमें बड़े बड़े जो धान्य कोठार मिलते हैं आपको कैलकोलिथिक पीरियड में, तो बड़े बड़े धान्य कोठारों के बनने की, माने दैट इज कॉल्ड ग्रेनरीज. धान्य कोठार मीन्स ग्रेनरीज. सो माय स्टूडेंट्स, सम सॉर्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी और सोशल डिवीजन स्टार्टेड during Neolithic period and Chalcolithic period, as the people started to produce more than they could consume. So whatever was the surplus production, so that was appropriated by a group of people, and this group became influential in society. So that's why you can say there was the rise of chiefdom from a band society. And the next stage, my friends, from Vedic period and Buddha age, that will be monarchical stage. First stage band society, then chiefdom, and then monarchy. So this is the hierarchy. मैंने पहले सबसे समतामूलक समाज बैंड सोसाइटी होगा, फिर मुखिया तंत्र और फिर राजतंत्र. ओके, तो ये हुआ आपका बैंड सोसाइटी का. अब आप लोगों में किसी ने पूछा सौंदर्य बोध क्या है? हिंदी में पूछा था मिस्टर अंकुर. देखो भाई, आपने हमसे सौंदर्य बोध पूछ दिया, इंग्लिश में उसको एस्थेटिक सेंस बोलते हैं. ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. इसको समझाने में फिर मुझे एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा. कहोगे क्यों? तो इसलिए कि आप में से अधिकांश लोग रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सोचते ही नहीं. तो आप लोगों की जो पीढ़ी है वो सौंदर्य बोध जैसे कठिन शब्दों से ज्यादा मतलब नहीं रखती है. और आपकी पीढ़ी को समझाना, जिसमें थोड़ा संस्कृति में ले जाना होगा, थोड़ा शिवत्व में ले जाना होगा, थोड़ा आध्यात्मिक में ले जाना होगा, तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा. लेकिन चलिए, आप लोग अगर मेंटली अलर्ट हो तो मैं एक बार कोशिश करता हूं, फिर बाद में पूछ लेता हूं. जैसे जब हमारा विकास होता है तो एक समय था कि हम और पशु यानी एनिमल्स एक ही तरह के थे. हमें भी एनिमल इंस्टिंक्ट है, हमें भी थर्स्ट होता है, हमें भी हंगर होता है, हमें भी मतलब हम भी उन सारे जिसको कहते हो अहंकार, खैर अहंकार तो पशुओं में भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन भय, सेक्स, ये सब चीजें मानव में भी और यही चीजें पशु में भी है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मानव को पशुओं से अलग करती है. देयर इज समथिंग व्हिच इज मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैन एंड अ एनिमल. वो क्या है? तो कंपैशन. एनिमल बहुत कंपैशनेट, हाँ, दुख होता है साथी के बिछोड़ने का और अपने पेयर से बिछोड़ने का दुख एनिमल्स को भी होता है. ऐसा नहीं कि पीड़ा नहीं होती है, लेकिन वो पीड़ा उस लेवल की नहीं होती है जो इंटेंसिटी, कंपैशन, करुणा का भाव वैसे नहीं जगता है, त्याग का भाव वैसे नहीं जगता है, सैक्रिफाइस का.
तो यह वह फीलिंग्स जो हमें मानवीय बनाती है, वह फीलिंग्स जो हमें प्रकृति के करीब लाती है, वे फीलिंग्स जो हमें इस भौतिक सुखों से ऊपर उठाती है, वही है सौंदर्य बोध। द फीलिंग्स which are making us rise against this petty material things, the feelings which are inculcating a sense of compassion in us, the feelings which are creating a sense of love, a sense of attachment, a sense of detachment, a sense of sacrifice among us, that is Saundarya Bodh. But my students, be clear. Aesthetic sense is the sense which is benefiting for society, which is promoting the cause of society, which is carrying society further on, which is not going to devastate society. जो राम का जो वीरत्व है उसमें सौंदर्य बोध है, राम के क्रोध में भी सौंदर्य बोध है, और रावण का जो तुम लंका देखते हो कुरूप है, हाइडियस है, अगली है, उसमें सौंदर्य बोध नहीं है, क्योंकि समाज के लिए मंगलमय नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य वही है जो मंगलमय है, और मंगलमय है वही सत्य है, और जो मंगलमय है वही शिव है। शिव का मतलब मंगलमय, तो सत्य ही मंगलमय है और मंगलमय ही सुंदर है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम इन आवर ट्रेडिशन, दैट इज सौंदर्य बोध या एस्थेटिक सेंस। अब ओके करो, हां या ना, समझ पाए या नहीं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। आप लोगों को देखो, इस क्लास को हम लोगों को बनाना है कम्युनिकेटिव। आप लोग दो अलग अलग लैंग्वेज वाले हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि क्लास को कम्युनिकेटिव बनाइए तब, ताकि आपको मैक्सिमम फायदा पढ़ने का मिले। लेकिन उसमें थोड़ा आप लोगों के कोऑपरेशन की हमें जरूरत होगी, क्योंकि जितना हम प्रश्न करें आप उतनी ही तेजी से टाइप करके आंसर दो, ताकि हमारा समय बचे। क्योंकि हमारे पास बंदिश है 1 आवर 20 मिनट्स की। अगर वो रहता तो हम तो 20 मिनट ज्यादा भी ले लेते, अगर ओपन एंडेड रहता। उसके बाद दूसरा क्लास लगा हुआ है इंग्लिश मीडियम का। ओके है तो ठीक है। लेकिन भाई देखो, तुमने 2 सवाल किए, हमने जवाब दे दिए, लेकिन मेरे मन में अभी सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? तो मुझे ये डाउट है कि मैंने जो तुमको चेंजेस समझाया, जलवायु संबंधी कारक, तकनीकी जलवायु संबंधी परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, चेंज इन लाइवलीहुड, सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज, ये अगर मैं तुमसे पूछूं तो आप पैलोलिथिक से कैलकोलिथिक तक ये चेंज तुम समझा दोगे, हाँ या ना? कितने लोग हाँ, कितने लोग ना? इतना ओके करो, मैं फिर आगे बढ़ूं। मैक्सिमम यस है। ओके, तो मैक्सिमम यस है। अगर 2-4 नो हो तो सकता है बीच में क्लास छोड़ा होगा। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग बीच में क्लास ब्रेक नहीं करिएगा, आप लोग क्लास जारी रखिएगा। दैट्स माय रिक्वेस्ट फॉर यू पीपल, यू हैव टू कंटिन्यू द क्लास। और कभी अगर आज का क्लास है तो रिकॉर्डेड आपके पास होता ही है, और अगर किसी कारणवश अगर आपको क्लास छोड़ना पड़े तो अगला क्लास देखने से पहले पिछला क्लास आप देख लीजिए। बीच में अगर आप मेरा लिंक तोड़ेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे फिर, और फिर मैं आपको कंक्लूसिवली नहीं समझा पाऊंगा। तो ऐसा है कि हमने आपको स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है, और इसमें आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि सर वो हिंदी में, इंग्लिश में है। लेफ्ट में हिंदी है, राइट में इंग्लिश है। जिसको जिस भाषा में सुटेबल लगता है उसको पढ़िए। लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, और इसको रिवाइज उसी के अनुसार करिए। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि एक थोड़ा चीज आपको समझानी थी हमें, कि मध्य पाषाण कालीन चित्रकला का सौंदर्यबोध आधुनिक चित्रकला से कहां तक तुलनीय है। हाउ फार एस्थेटिक सेंस ऑफ मेजोलिथिक पेंटिंग इज कंपेरेबल टू मॉडर्न पेंटिंग। ये क्वेश्चन आपको ये सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था।
अब ये स्टूडेंट्स के लेवल पर तो बड़ी मुश्किल हो गई होगी, 2015 का क्वेश्चन रहा था। तो मैंने देखो यहां क्या दिया है कि मध्यपाषाण कालीन चित्रकला का उद्देश्य भी लय को तलाशना था और वर्तमान चित्रकला का उद्देश्य भी लय की तलाश है। द पर्पस ऑफ मेसोलिथिक पेंटिंग was to explore music, not music, sorry, to explore rhythm. The purpose of Mesolithic painting was to explore rhythm. Rhythm का मतलब लय। कोई भी जो आर्ट होती है, सौंदर्य, वो तो क्या जीवन में लय की तरह से चिड़ियां उड़ रही है, जा रही है, झरने बह रहे हैं, नदियां बह रही है, सभी लोग प्रकृति के सभी अवयव जा रहे हैं, सूर्य उग रहा है, डूब रहा है, सभी कहीं कहीं जा रहे हैं। अरे कहां जा रहे हो भाई, किसको तलाश रहे हो, क्या चाहिए आपको? लय, रिदम। यही सौंदर्य बोध होता है और यही लय की तलाश आदि मानव के सौंदर्य बोध में भी है। मध्यपाषाण कालीन चित्रकला में इसी लय की तलाश है, रिदम की। एंड इवन इन मॉडर्न पेंटिंग द सेम सर्च फॉर द सेम रिदम, वही लय की तलाश मॉडर्न पेंटिंग्स की, दोनों का सेम है। द पर्पस ऑफ द प्रेजेंट पेंटिंग वॉज ऑल्सो टू एक्सप्लोर द म्यूजिक नहीं, रिदम। ओके, देयर वाज सिंबलिज्म। मध्यपाषाण कालीन चित्रकला में भी एक प्रतीकात्मकता थी तथा वर्तमान चित्रकला में भी प्रतीकात्मकता है। देयर वाज सिंबलिज्म इन मेसोलिथिक पेंटिंग्स एंड देयर इज सिंबलिज्म इन मॉडर्न पेंटिंग्स एज वेल। मॉडर्न पेंटिंग्स एज वेल। एक होता है सिंबलिज्म, जैसे देखो, जैसे इतिहास लिखता है, भूगोल लिखता है, समाजशास्त्र लिखता है, तो ये सारे विषय बहुत ऑब्वियस लिखते हैं, बहुत स्पष्ट लिखते हैं। स्पष्ट का मतलब कि पूरी कहानी लिखते हैं। और कला वैसे नहीं बोलता है, कला संकेत करता है। तो कला संकेत करती है। जो आर्ट है, अब देखो ये समझाना थोड़ा सा मैंने क्या कहा, पहले ही मैंने आपसे क्षमा मांगी कि आप तभी समझ पाओगे जब रोटी कपड़ा और मकान के अलावा कुछ सोच पाओगे। तो ये जो कला है, वो कला एक सिंबलाइज करती है, एक संकेत देती है, एक हिंट देती है, डायरेक्ट बोलती नहीं है। तो मध्यपाषाण कालीन चित्रकला में भी सिंबलिज्म था, यानी प्रतीक। जैसे अब देखो, तुम देखते हो कि शिकार कर रहे हैं, शिकार में पूरे समूह मिलकर शिकार कर रहे हैं, अकेला नहीं कर रहा है कोई शिकारी। वो क्या बताता है? वो दर्शाता है कि शायद जो शिकार में जो वायलेंस होता है, हत्या होती है, खून बहता है, पशु चित्कार करके भागते हैं। In hunting, you can say the animals are going to be killed. The animals are just crying. The bleeding, there was the profuse bleeding. So that is going to move the hunters. So hunters didn't prefer to you can say, to make himself portrayed as an individual. They prefer to be portrayed in a group, so that the responsibility of this hunting spree should not be fell on the head of a single man. मतलब वह नहीं चाहते हैं कि हमें किसी इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के रूप में हम अपना चित्र दें। वो चाहेंगे एक समूह के रूप में चित्र दें, क्योंकि वह कोई एक अकेला शिकारी इस पूरे दायित्व को अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। तो ये क्या है? जो ग्रुप में शिकार है, वो कहीं ना कहीं सिंबलिज्म है। मॉडर्न पेंटिंग से वही होता है। मध्यपाषाण कालीन चित्रकला आदि मानव के सरल भावों की अभिव्यक्ति है, वहीं आधुनिक चित्रकला आधुनिक मानव के जटिल भावों की अभिव्यक्ति है। ये बड़ा टेक्निकल चीज है। मेसोलिथिक पेंटिंग्स डिपिक्ट द सिंपल एक्सप्रेशंस of primitive man, whereas modern painting is the expression of complex human emotions of modern men. अब ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, जो एंशिएंट पेंटिंग्स होती है, वो जो मेसोलिथिक पेंटिंग्स है,
तो उसमें जो मानव है, देखो मानव का मन तो जटिल होता है, लेकिन मन की जटिलता को एक आदि मानव नहीं समझ सकता है। अब कहोगे मन की जटिलता क्या होती है, तो आप मेंटली अलर्ट हो। मैं एक उदाहरण देता हूं, हालांकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स उदाहरण है, पता नहीं, कोशिश कर रहा हूं, और मैं फिर आपसे पूछ लूंगा, आप ओके करोगे तो मैं फिर देन आई विल टेक अ साई ऑफ रिलीफ। सो बी मेंटली अलर्ट। जैसे एक टी.एस. एलियट, हम लोग पढ़ते थे ग्रेजुएशन में, एक अंग्रेजी पोएट, अंग्रेजी क्रिटिक था टी.एस. एलियट को। तो टी.एस. एलियट ने एक बात लिखी थी कि मैं एक ही साथ पके हुए सुअर के मांस की खुशबू, दांते के भव्य कविता के पाठ का आनंद और प्रणय अनुभूति महसूस कर सकता हूं। मैंने एट द सेम टाइम आई कैन स्मेल द pork, I can enjoy the sublime rhymes of the poet Dante, and simultaneously I can feel and I can have a feeling of intense love. मैं एक ही साथ तीनों महसूस करता हूं। तो ऐसा नहीं कि हम और आप एक साथ कई फीलिंग्स महसूस नहीं करते। आप मानो मेरा क्लास कर रहे हो, मानो कि आप कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बोल रहा हूं, उस पर भी आपका दिमाग है। दूसरा दिमाग आपका है, अगर आप घर पर बैठे हो तो दिमाग है कहीं मेरा नलका तो खुला हुआ नहीं रह गया। तीसरा दिमाग है, अगर आप रेंटेड प्रेमाइस में हो तो दिमाग है कि लैंड लेडी आज फिर रेंट के लिए आएगी और मेरे पास रेंट के पैसे अभी आए नहीं हैं। तो आपके दिमाग में एक साथ 3 या 4 बातें चल रही है। तो ये होता है माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉम्प्लेक्सिटी आदि मानव को भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्सिटी को पेंटिंग्स में वो पोर्ट्रे नहीं कर पाते थे, क्योंकि उतनी समझदारी उनको नहीं थी ये कॉम्प्लेक्सिटी वो पेंटिंग्स में डिस्प्ले कर सके। लेकिन जो आज का जो मॉडर्न पेंटर है वो इस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्प्ले कर देता है। जैसे वो पेंटिंग्स में कैसे बनाएगा, 2 आदमी हैंड शेक कर रहा है, तो सामने दिखाता है कि मुस्कुराता हुआ हैंड शेक कर रहा है, और पीछे से एक काल्पनिक हाथ निकालेगा पेंटिंग्स में जो उस आदमी के, सामने वाले आदमी के गले को दबा रहा है। तो उसका सिंबॉलिक मीनिंग होगा कि देखो भाई, ऊपर से भले ही फ्रेंड होने की नौटंकी कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसकी कोशिश है। जैसे मुझे लगता है जो बाइडेन और शी जिनपिंग जो हाथ मिलाएंगे, इसी तरह की फीलिंग्स आएगी कि अंदर से एक हाथ निकलेगा गला दबाने वाला। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माइंड है। तो जो मॉडर्न पेंटर्स इसको डिस्प्ले कर देते हैं, यही दोनों के बीच फर्क होता है। अब बहुत डरते डरते पूछ रहा हूं, समझा पाया या नहीं? यस और नो? जैसा आपका आदेश होगा मैं आगे बढ़ूंगा। ओके चलो, थैंक यू। तो अब हम आपको एक दूसरी तरफ ले चलते हैं। एक चीज मुझे समझाना है। एक मिनट। देखो, मैं आपसे एक बात समझाना चाहता आपको। आप लोग थोड़ा सा एक चीज ध्यान कर लेना। मेरा सवाल है कि आपको 1 आवर 20 मिनट्स मेरे साथ मेंटली अलर्ट रहना है, क्योंकि मुझे इस बीच बहुत सारा काम करना होगा और यू पीपुल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे देखिए, बी मेंटली अलर्ट। यह है इंडिया का मानचित्र। ओके, तो इंडिया का जो मानचित्र आप देख रहे हो, तो पूरा पाषाण काल के जो स्थल है वो संपूर्ण भारतीय, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सो द पैलोलिथिक साइट्स वेर विजिबल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो पूरा पाषाण कालिक स्थल है वो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से मिले हैं, एक्सेप्ट गंगेटिक बेसिन रीजन एंड इन साउथ ईस्ट
मालाबार यानी इन फॉरेस्टेड रीजन ऑफ केरला एटसेट्रा, नहीं तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से मिले। अब गंगेटिक बेसिन में काल्पी ही जगह है जहां से मिला है, अन्यथा मिलता नहीं। मेजोलिथिक पीरियड में आए तो वो भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वो मिले। अब जब तुम नवपाषाण काल में आए, न्यूलिथिक पीरियड में आए, तो वहां से तुमको एक बाइफर्केशन होना शुरू होगा, क्योंकि न्यूलिथिक पीरियड में आपने देखा कि द ह्यूमन बींग्स फॉर द फर्स्ट टाइम मूव फ्रॉम हंटिंग एंड फूड गैदरिंग स्टेज टू फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। So once the production, agrarian production started, domestication of animals started, So domestication of animals, that is the secondary thing, but when the agrarian production started, so there was a basic problem. जब कृषि की शुरुआत हुई तो प्रॉब्लम यह था कि हर क्षेत्र इक्वली कृषि के लिए उपयुक्त नहीं था। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी को तोड़ना आसान था। अब हम आपसे यह पूछेंगे कि भाई आप एक चीज बताइए कि नवपाषाण काल में लोग किन चीजों के उपकरणों का प्रयोग करते थे। न्यूलिथिक पीरियड में द न्यूलिथिक पीपल वर यूजिंग व्हिच टाइप ऑफ टूल्स, और द न्यूलिथिक पीपल वर यूजिंग द टूल्स मेड ऑफ व्हाट, मेड ऑफ व्हाट। क्या नवपाषाण काल में लोग धातु के उपकरणों का उपयोग करते थे? नहीं ना, पत्थर के। हां, उनके पत्थर के जो उपकरण होते थे, स्टोन टूल्स होते थे, दीज वर मोर सोफिस्टिकेटेड देन व्हाट यू फाइंड ड्यूरिंग पैलोलिथिक पीरियड और मेजोलिथिक पीरियड, बिकॉज द पॉलिश्ड वेयर स्टार्टेड टू बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग न्यूलिथिक पीरियड। तो इसमें है पॉलिशदार उपकरण बनाते थे, बेहतर होता था, लेकिन था तो पत्थर का ही। तो अब इसमें आप देखेंगे, जैसे अब ये ब्लैक सॉइल का रीजन है, ये यहां पर मिट्टी मजबूत थी, तो अब यहां पर पत्थर के उपकरणों से तोड़ना संभव नहीं था। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये पठारी रीजन था, इस रीजन में मिट्टी को तोड़ना आसान नहीं था। तो न्यूलिथिक फेज सबसे पहले यहां पर तुम देखोगे ये रीजन में डेवलप हुआ, और इस रीजन बेलन वैली, जैसे कहां बेलन वैली है मैं आपको बताता हूं, ये इलाहाबाद के पास, ये इस रीजन में स्टार्ट हुआ, तो इसको बेलन वैली या बेलन घाटी बोलते हैं। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो, इस रीजन में कैसे हुआ, तो सिंधु नदी में, जैसे आप वहां की जो नदियां थी वह हिमालय से निकली हुई थी, और वहां पर ग्लेशियर्स पिघलता था, मेल्ट डाउन होता था, तो नदियां तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हो कि साल भर भरी रहती थी, और बरसात के दिनों में उस समय वर्षा अच्छी होती थी आज की तुलना में। तो वर्षा अच्छी होने से क्या हुआ कि वहां पर और भी जल भरने लगा रेनी सीजन में। So you'll find that the rivers were inundated with water, and the rivers were carrying with them, the rivers were causing floods in the nearby regions, and the rivers were carrying alluvial soil. जो नदियां होती थी वो नदियां हर साल उसमें बाढ़ आती थी, और बाढ़ में जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी, जलोढ़ मिट्टी जो काफी उपजाऊ होती थी और उसको तोड़ना आसान भी होता था। तो लकड़ी से के फाल से ही हड़प्पन लोगों ने तोड़ा इस क्षेत्र को। तो सबसे पहले बलूचिस्तान में एक रीजन था मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में आपको एग्रीकल्चर का आरंभिक साक्ष्य मिलने की बात होती है। बट माय स्टूडेंट्स, नाउ यू पीपल हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा नाउ मेहरगढ़ हैज बीन ओल्ड फैशन। अब मेहरगढ़ पुराना पड़ गया। पहले माना जाता था कि मेहरगढ़ सबसे अर्लीस्ट साइट है, अब माना जाता है कि ये देखो ये यूपी है, और यूपी के पास आप यहां यूपी देख रहे हो, जैसे आप ये गंगा, यमुना, सरयू, ये सब रिवर्स आप देख रहे हो, गंडक। अब यहां पर ये तुम देख रहे हो नेपाल यहां शुरू होता है। तो यूपी और नेपाल का बॉर्डर मिलता है, आपको याद होगा। तो यूपी नेपाल बॉर्डर पर एक जगह है आज की तारीख में, उसका नाम है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर जिला है, उसमें एक जगह है जिसका नाम है कोल्डीहवा। सॉरी, गलत हो गया, नॉट कोल्डीहवा, इसका नाम है संत कबीर नगर में एक जगह है, हाँ, लहुरदेवा, लहुरदेव, इन इंग्लिश लहुरदेवा, LAHURDVA, और हिंदी में लहुरदेव। So this is the site Lahurdeva. Today it is supposed to be the earliest Neolithic site in Indian subcontinent according to new data. Mehergarh has been become old fashioned.
So my students, you can require this data in prelims examination, and if in prelims you have to find out the earliest one, you have to give priority to Lahur Deva. Suppose you can say in certain question they are not going to put a choice like Lahur Deva, then you are not having any option but to select Mehergarh. But if you are having the choice like Lahur Deva, so the first priority should be given to Lahur Deva. तो इसलिए ये जो जगह है ये अब माना जाता है। तो खैर चलिए, सबसे पहले न्यूलिथिक स्थल आए इस क्षेत्र में जो लगभग 4000 बीसी मैं समझा चुका हूं, बीसी एडी टू, सॉरी नॉट 4000, 6000 बीसी to 4000 BC. Likewise, here you can say in Belan Valley in 5000 BCE to 3000 BC there were certain sites, Neolithic sites. फिर आपको सूचना मिलती है कि इसके बाद न्यूलिथिक साइट्स कश्मीर में आपको मिलेगा बुर्जहोम गुफा करल, ये नियरली 220, ये नियरली 2500 BC है। फिर गंगेटिक बेसिन में आपको मिलेगा, ये भी लगभग 2500 BC है। ये देखो ब्रह्मपुत्रा वैली और खास के जो हिली रीजन है, मेघालय, असम में सरु तरु है, ये मेघालय आपका है, और ये जो आपको जो ये हिली रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, यहां से भी न्यूलिथिक साइट्स मिले हैं, ये भी लगभग 2500 BC के हैं। But my students, here I have to inform you कि Neolithic sites started to appear and Neolithic sites were visible in peninsular India, प्रायद्वीपीय भारत में ये 2500 BC से बनने शुरू हुए लगभग, और 1000 BC तक आपको Neolithic sites मिलेंगे साउथ इंडिया में, 1000 BC तक। अब मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं कर रहा, ना तो प्रीलिम्स में आपको आवश्यकता पड़ेगी ना मेन एग्जामिनेशन में, कि आप सारे डेट्स के बारे में रीजन वाइज आप याद रखिए, नहीं। मैं सिर्फ इसके माध्यम से आपको एक सूचना देना चाहता हूं, जस्ट आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन कि इट मीन्स माय स्टूडेंट्स कि द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट नेवर रिमेन टू बी एट द सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र कभी भी विकास के एक स्तर पर नहीं रहे। कुछ क्षेत्र पहले विकसित हुआ, कुछ क्षेत्र बाद में विकसित हुआ। तो उसी प्रकार से अब यह हुआ नवपाषाण कालिक स्थल। मैंने जो आपको डेटा दिया था, याद करिए, मेंटली अलर्ट होना, और मैं फिर आप लोगों से ओके पूछूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं स्टूडेंट्स, मेरा सजेशन है कि बिना समझे हुए आगे नहीं बढ़ना है और बिना समझे हुए नहीं पढ़ना है, ये दोनों बातों को ध्यान रखना है। अब मैंने यहां पर आपको जैसे एक उदाहरण देता हूं कि आपने नवपाषाण काल या न्यूलिथिक पीरियड देखा, न्यूलिथिक पीरियड, तो that is supposed to have started Neolithic period from 6000 BC onwards. But my students, here you have to be conscious about the fact that I have left the date open-ended. I have not tried to cover it from 6000 BC to this BC or this C. No, I have left it open-ended because it is very difficult to make it bounded through any date. दूसरा क्या है, इसको हमने खुला छोड़ दिया कि 6000 ईसा पूर्व से तो शुरू हुआ, लेकिन कब तक चला उससे मतलब नहीं। क्योंकि आप देखो यहां पर पेनिनसुलर इंडिया में नवपाषाण काल का स्थल है, वो 1000 BC के करीब आया। अब यहां पर हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इसको बोलते हैं कैलकोलिथिक पीरियड।
इसमें हमने कहा कि 3500 BC से स्टार्ट हुआ है। इसको भी हमने ओपन एंडेड छोड़ दिया। इट स्टार्टेड फ्रॉम 3500 BC एंड आई हैव लेफ्ट इट ओपन एंडेड। हमने इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया। तो नियोलिथिक के बाद कैलकोलिथिक आया होगा, आया होगा क्या? आया। अब नियोलिथिक और कैलकोलिथिक में क्या रिलेशनशिप रहा? नियोलिथिक और कैलकोलिथिक में क्या रिलेशनशिप रहा? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेकिन मैं एक सवाल करता हूं, आप लोग जवाब देना फास्टली। माय क्वेश्चन इज कि यू आर यूजिंग द टर्म कैलकोलिथिक मीन्स कि द यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर बोथ वेयर बीइंग डन साइमल्टेनियसली। सो माय क्वेश्चन इज कि which one tools they used most, either stone or copper? Which one tools they used most, either stone or copper? Stone 1, copper 2. Please type fastly. I am not having the time. मतलब उन्होंने पत्थर के उपकरण का ज्यादा प्रयोग किया या तांबे के उपकरण का प्रयोग किया? पत्थर के उपकरण सिंबल 1, तांबे के उपकरण सिंबल 2। टाइप करना शुरू करो। Maximum 1 stone. स्टोन। यस, यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आप लोग स्मार्टली समझ रहे हो। अब देखिए इसमें क्या है। तो यह बात तय हुई कि सबसे पहले नवपाषाण काल इधर, फिर धीरे धीरे इधर होते हुए और सबसे लास्ट में प्रायद्वीपीय भारत। अब तांबे का प्रचलन सबसे पहले कहां शुरू हुआ? तो वैसे देखो, तांबे का गढ़ तो था राजस्थान। तांबे का गढ़ था राजस्थान, और ये राजस्थान खेतरी माइंस यू माइट हैव हर्ड अबाउट। सो राजस्थान वाज द प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, बट राजस्थान यूज टू सप्लाई कॉपर टू नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट में जो नियोलिथिक, जिसको तुम नवपाषाण कालिक स्थल जो उत्तर पश्चिम में कहते हो, जो मैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में समझाऊंगा, वो ज्यादा विकास किया क्योंकि उत्तर पश्चिम में उनकी जलोढ़ मिट्टी मिल गई उनको, तो ज्यादा अच्छी खेती की, ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन किया, तो नॉर्थ वेस्ट का रीजन डेवलप था। तो राजस्थान के खेतरी माइंस से ही सही, लेकिन इस क्षेत्र में ताम्रपाषाण काल का प्रचलन शुरू हो गया। तो यहां तांबे का प्रचलन पहले, फिर यहां, और फिर धीरे धीरे ये क्षेत्र में भी तांबे, और सबसे लास्ट में फिर प्रायद्वीपीय भारत में भी ताम्रपाषाण काल सबसे लास्ट में आया। तांबे का प्रचलन लास्ट में शुरू हुआ, और दक्षिण भारत में जिस समय तांबे का प्रचलन हुआ है, तकरीबन उसी समय लोहे का प्रचलन शुरू होगा। सो हियर द साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया वाज द लेट कमर इन एंशिएंट हिस्ट्री। तो अब आपके मन में जिज्ञासा यह होगी कि नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में क्या संबंध था? What relationship existed between Neolithic period and Chalcolithic period? So my students, here I have to inform you कि कुछ स्थल ऐसे थे जहां पर नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल शुरू हुआ। मतलब कुछ स्थल ऐसे थे जहां पर नवपाषाण काल थे, लोगों ने तांबे का प्रचलन सीधा अपना लिया, तो कहलाए नियोलिथिक, कैलकोलिथिक। जैसे आप गंगेटिक बेसिन में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, इवन पेनिनसुलर इंडिया में देखेंगे, तो अनेक नवपाषाण कालिक स्थल आपको ऐसे मिलेंगे कि नवपाषाण काल के चरण में भी मिलेंगे, और नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल के चरण में भी आपको मिलेंगे। दे स्टार्टेड फ्रॉम न्यूलिथिक पीरियड एंड दे कंटिन्यू टिल कैलकोलिथिक पीरियड। तो उसके लिए एक टर्म आता है नवपाषाण काल हाइफन ताम्रपाषाण काल। हाइफन ताम्रपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड टू कैलकोलिथिक पीरियड, माने न्यूलिथिक हाइफन कैलकोलिथिक पीरियड, क्योंकि पहले वहां पर नवपाषाण कालिक स्थल था और वहीं पर सीधा ताम्रपाषाण काल शुरू हो गया, तो उसको नवपाषाण कालिक ताम्रपाषाण कालिक स्थल कहते हो। लेकिन कुछ नवपाषाण कालिक स्थल ऐसे थे जो नवपाषाण काल के चरण में ही उनका पतन हो गया और लोग माइग्रेट करके कहीं और चले गए। सर्टेन न्यूलिथिक साइट्स वेर सच which decline in Neolithic stage itself, and the people prefer to migrate somewhere.
सो दे कुड नॉट सस्टेन फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो उनको कहोगे नवपाषाण काल के चरण में तो थे, लेकिन ताम्रपाषाण काल तक उनका पतन हो गया। वहां पर तांबे का विकास ताम्रपाषाण काल का नहीं हुआ, वो कहीं अन्यत्र चले गए, अन्यत्र उन्होंने जो भी किया। तो ये दूसरा है। तीसरी स्थिति यह है कि कुछ रीजन्स आपको ऐसे दिखेंगे वेयर यू विल नॉट फाइंड द न्यूलिथिक बेस, देयर द सेटलमेंट स्टार्टेड डायरेक्टली फ्रॉम कैलकोलिथिक। कुछ स्थल ऐसे होंगे जहां नवपाषाण काल का चरण आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर पत्थर के उपकरण से आबाद करना संभव नहीं हुआ। जैसे ये रीजन आप देख रहे हो ना, ये रीजन, यहां पर एक जगह है आहर, दक्षिणी पूर्वी साउथ ईस्ट राजस्थान है आहर रीजन, और ये तो अलग है। ये हुआ मध्य भारत में मालवा, मालवा संस्कृति, यहां पर कैथा भी था, कैथा मालवा। और यहां पर देखोगे ये जोरवे महाराष्ट्र में, तो ये सब कैलकोलिथिक संस्कृति थी। यहां पर महाराष्ट्र में, पश्चिम भारत में नवपाषाण कालिक स्थल नहीं थे। क्यों? काली मिट्टी का क्षेत्र थी, बहुत मजबूत थी मिट्टी, उसको आप पत्थर के उपकरणों से नहीं तोड़ सकते थे। तो सीधा उसका विकास आपको तांबे के चरण में देखने को मिलता है। तो ताम्रपाषाण कालिक चरण में का सीधा विकास मिलता है पश्चिम भारत में एंड मध्य भारत में। सो माय स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि इन द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ सेंट्रल इन द वेस्टर्न इंडिया एंड महाराष्ट्र, it was very difficult to break the soil with the support of stone implements. So that's why Neolithic sites could not evolve there, and directly the sites which came into existence during this period were directly in Chalcolithic stage. They were Chalcolithic sites. वो सीधा ताम्रपाषाण काल के चरण में ही अस्तित्व में आए। तो अब मैं लास्ट में ब्रीफ कर देता हूं, फिर आप लोगों से ओके करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो आई एम हियर। पहली बात हम लोगों में यह तय हुआ, पॉइंट नंबर 1, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कुड नेवर रिमेन टू बी एट द सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र विकास के समान स्तर पर कभी नहीं रहे। हम जब नवपाषाण काल से शुरू करते हैं तो पता चलता है सबसे पहले उत्तर पश्चिम में नवपाषाण कालिक काल आया। इधर बेलन घाटी में भी, बेलन वैली कहलाते हैं वो यूपी में, वहां पर फिर नवपाषाण कालिक स्थल आया। लेकिन इसका अपवाद लहुर देवा है, जो सबसे पहले इंडिया में नवपाषाण कालिक स्थल आया। फिर कश्मीर में बुर्जहोम गुफा करल है, बिहार और यूपी, मतलब ईस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न बिहार में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ये सब लगभग 2500 बीसी के करीब आए, मैंने इसके बाद आए। और पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लेट आए, स्टार्टेड टू बी बिल्ट फ्रॉम 2500 बीसी, बट फाइनली दे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1000 बीसी। ये लगभग 1000 ईसा पूर्व के बीच करीब ये आए अस्तित्व में। सर आलोक कह रहे हैं कि सर को बोलिए कि बुर्जहोम में इसका साक्ष्य मिला। किसको, किसका साक्ष्य मिला? मेंशन नहीं है। आलोक, बुर्जहोम यही है, बुर्जहोम। आलोक, बुर्जहोम कश्मीर तो मैं बोल ही रहा हूं, बुर्जहोम और गुफा करल कश्मीर में न्यूलिथिक साइट है। ये सीधा न्यूलिथिक साइट है जो इन नॉर्थ वेस्ट के बाद आया है। आलोक, मैं तो बोल ही रहा हूं, आप क्या बोलना चाह रहे हो थोड़ा क्लियर करो। और उसके बाद ये स्थल हैं जो 2500 बीसी के करीब आए। और जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर 2500 बीसी के बाद आना शुरू हुआ और 1000 बीसी तक आता रहा। तो पहला हमारा कंक्लूजन है कि न्यूलिथिक साइट्स इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग काल में आए। दूसरा कि कैलकोलिथिक पीरियड 3500 बीसी से स्टार्ट हुआ, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में कैलकोलिथिक साइट्स भी अलग अलग टाइम में आए। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नियोलिथिक और कैलकोलिथिक के बीच बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन रहा। कुछ नियोलिथिक साइट्स डायरेक्टली कैलकोलिथिक में ढल गए, नवपाषाण कालिक स्थल ताम्रपाषाण काल में ढल गए, और कुछ ऐसे नवपाषाण कालिक स्थल थे जो नवपाषाण काल की अवस्था में विलीन हो गए, वो नहीं बढ़ सके आगे।
और कुछ ताम्रपाषाण कालिक स्थल ऐसे थे जो सीधा ताम्रपाषाण काल में अस्तित्व में आए, उससे पहले नवपाषाण कालीन बेस उनमें नहीं था। और इसका उदाहरण मैंने बताया, जैसे वो स्थल जो नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल में सीधा आए, उसमें पूर्वी भारत के स्थल हैं, उत्तर पूर्व के स्थल है और दक्षिण भारत के स्थल है। और जो स्थल सीधा ताम्रपाषाण काल के स्टेज में ही आए वो आपके हैं पश्चिम भारत और मध्य भारत के स्थल, कैथा कल्चर, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर आदि। तो पहले इतना आप लोग वाकिफ हो गए, और एनी डिफिकल्टी देन आई हैव टू मूव फर्दर, तब हम आपको थोड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में समझाना चाहूँगा। सर भारत कह रहे हैं कि सर एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से कम है, तो एल्युमिनियम का यूज क्यों नहीं हुआ उस टाइम? एल्युमिनियम देखो एक एलॉयड था जो कॉपर से ही निकला है, शायद उसका बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट मुझे पता तो नहीं है, लेकिन शायद वो कॉपर से ही उसका रॉ मटेरियल्स निकला है। और वो जैसे देखो बहुत सारे जो आपको एल्युमिनियम वगैरह टाइप के जो धातु है, ओरिजिनल धातु नहीं है ना, वो सब तो मिक्स्ड करके बनाया गया बहुत लेटर स्टेज में। तो होगी कुछ वजह इस तरह की, एल्युमिनियम कोई हमें लगता है कि कॉपर और आयरन की तरह, जैसे आपका ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज को इंडिपेंडेंट मेटल नहीं है, वो एलॉयड है, कॉपर से भी मिला है और टिन से भी मिला है, तो कॉपर और टिन मिलके बनाया गया। तो एल्युमिनियम भी कुछ को मिला के बनाया जाता होगा, तो इसलिए कॉपर का वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता एल्युमिनियम। या तो आपको कॉपर का सब्स्टिट्यूट देखना होगा या आयरन का सब्स्टिट्यूट देखना होगा। सर आसिया खातून कह रही है कि सर आप सर से कहिए कि वो हमें बताएं कि ये कौन सा टॉपिक है और कौन सा चैप्टर है। कौन सा टॉपिक है और कौन सा चैप्टर है? आशिया बोल रही है, आशिया खातून। आशिया तुमने तो कितना अच्छा, आशिया खातून आप लोग तो इतना अच्छा क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। और टॉपिक तो मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं कि हम लोग जैसे हम आपका हिस्ट्री है, तो आशिया पहले मैंने आपके हिस्ट्री को बांटा हुआ है। अब मैंने कहा पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट में मैंने कहा कि देखो इसमें दो पार्ट हम लोगों को, मैंने पार्ट फर्स्ट में हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट इश्यूज लेना है। उसमें हमने कहा एक पूर्व ऐतिहासिक काल और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। तो पूर्व ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में इधर रखो या उधर रखो, नवपाषाण काल को भी ले सकते हो। आद्य ऐतिहासिक में ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के कुछ बाद तक, फिर लौह चरण तक हम लोग जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। तो उसमें हमने अभी तक जो आपको कवर किया है वो कवर किया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। आशिया समझ लेना। और उसमें हमने आपकी समझ को विकसित करने के लिए परिवर्तन का ज्ञान देने की कोशिश की है। उसी जो चेंज का ज्ञान मैंने आपको दिया है, उसी में मैंने आपको एक फार्मूला दिया कि चेंज को समझने का सबसे बढ़िया फार्मूला है कि आप पहले देखो क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज के बाद आप देखो टेक्नोलॉजिकल चेंज, तकनीकी परिवर्तन, जलवायु संबंधी परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, जीविकोपार्जन यानी आर्थिक परिवर्तन, और फिर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो वही करके हम पहले पहुंच गए। अब मुझे लेना है, क्योंकि ताम्रपाषाण काल मैंने तुम्हें कवर कर दिया, आशिया आई एम एड्रेसिंग यू, तो अब हमें शुरू करना है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में भी इसी फार्मूला से बढ़ना है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक विलक्षण सभ्यता है, क्योंकि देखो भारतीय उपमहाद्वीप, तो पहले तो मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना नवपाषाण काल में और ताम्रपाषाण काल में। लेकिन नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल का जो समाज है वो ग्रामीण समाज है। उत्पादन आवश्यकता से ज्यादा हो रहा है, और वहां पर एक तरह का सामाजिक विभेद भी हो रहा है, वर्गीकरण भी बन रहा है, एक मुखिया तंत्र भी आ रहा है। लेकिन अभी भी उसका जो समाज है वो ग्रामीण समाज है। तो जब संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप जब ग्रामीण समाज के स्टेज में था आसिया, तो एक भारत का खास क्षेत्र, ये खास क्षेत्र में बताना चाहता कि इंडिया का एक खास क्षेत्र उस समय नगरीकरण की अवस्था में कैसे पहुंच गया। हाउ डिड इट रीच अप टू द स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये हम लोगों के लिए माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है। ये देखो, ये चैप्टर हमें करना है।
और हमें देखना है, यह है तुम्हारे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया, जो इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 1/3 रीजन था उस समय। तो जब देखो ये पूरी भारतीय उपमहाद्वीप जिस समय या तो ग्रामीण अवस्था में है, कुछ शिकारी खाद्य संग्राहक की अवस्था में है, कुछ खाद्य उत्पादक की अवस्था में है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र में एक नगरीय सभ्यता आ गई। तो इस क्षेत्र में नगरीय सभ्यता आने की वजह क्या थी? क्यों ये सभ्यता आई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो यही माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है स्कॉलर्स के लिए। आसिया में यही डील करना चाहता हूं। और फिर यहां से मैं हड़प्पा सभ्यता उठाऊंगा, फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप का क्या परिदृश्य है वह पूरा का पूरा बताऊंगा, पूरा तत्व के आधार पर। यह पूरे काल का अध्ययन पूरा तत्व के आधार पर हो रहा है, साहित्यिक साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हमारे पास दो एविडेंस होते हैं, दो प्रकार के एविडेंस होते हैं। एक को कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और दूसरे को कहते हैं लिटरेरी एविडेंस। तो हमारे पास यहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है, परंतु लिटरेरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो हम उसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी यह नगरीकरण की अवस्था आई। क्योंकि हड़प्पाई लोगों ने एक लिपि का प्रयोग जरूर किया, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा जा सका। तो शायद आसिया में समझा पाया। और आप बताओ, आप बाकी लोग, आप लोग पाठ्यक्रम को समझ पा रहे हो ना? मैं कहां पढ़ा रहा हूं, किस स्टेज पर हूं और कहां आपको ले जा रहा हूं, यह बात मैं आपको समझा पाया अभी तक, या और कोशिश करो? प्लीज इन्फॉर्म मी। आप लोग सभी लोग टाइप करो, क्योंकि हो सकता है 1 और 2 लोगों का प्रॉब्लम हो, या आप लोगों का जनरल प्रॉब्लम है। कुछ थोड़ा सा क्लू दो प्लीज। मैं विजुअलाइज कर रहा हूं आप सामने बैठे हुए हो, और आपका इंफॉर्मेशन मुझे बहुत आवश्यक है कि आप किस स्टेज में हो समझने की। उधर देखना वेबसाइट पर। ओके, ठीक है। तो आसिया मैं शायद तुमको समझा पाया। अब देखो, अब माथापच्ची करते हैं कि भाई जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग अलग स्टेज पर है। जैसे देखो, जब खाद्य उत्पादन शुरू हो गया, जैसे फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज में आ गए, तो एक भ्रांति में और दूर करना चाहूंगा। आई जस्ट वांट टू रिमूव वन confusion as well or one misconception as well. Suppose my friends, you will come to realize कि India entered into Neolithic phase. Here you should not expect that कि all the regions equally came up to food producing stage. Even if a single one site or certain sites are going to be or even certain sites came up to the stage of food production, even then this period is characterized as Neolithic period. मतलब आप कहते हो कि भारत नवपाषाण काल में प्रवेश किया 6000 ईसा पूर्व में। तो आपको इस तरह की भ्रांति मन में नहीं पालनी चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो सारे क्षेत्र हैं वो सारे के सारे क्षेत्र नवपाषाण काल की अवस्था में पहुंच गए। यू शुड नॉट डेवलप दिस सॉर्ट ऑफ मिसकॉन्सेप्शन। जिस समय आप नवपाषाण काल की अवस्था में हो, उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे क्षेत्र हैं जो अभी भी शिकारी और खाद्य संग्राहक ही हैं। वो अभी मध्य पाषाण काल की अवस्था में है या पूरा पाषाण काल की अवस्था में। तो उसी तरह से जब तुम हड़प्पा सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता कुछ क्षेत्रों में है, तो कुछ अभी भी कैलकोलिथिक स्टेज में है, यानी ताम्रपाषाण कालिक अवस्था में है, कुछ नवपाषाण कालिक अवस्था में है, और कुछ शिकारी और खाद्य संग्राहक है अभी भी पूरा पाषाण कालिक और मध्य पाषाण कालिक अवस्था में, मेजोलिथिक एंड पेलोलिथिक अभी भी। आज भी तुम बहुत सारे ट्राइबल्स को देखोगे इंडिया में जो अभी भी जंगलों में सिविलाइज नहीं हुए हैं और जंगलों में अभी भी घूम रहे हैं। उसी तरह इवन यू विल फाइंड देयर द लाइफ एज इन अ नेकेड पोजीशन। आप अंडमान निकोबार में जाइए, डिफरेंट ट्राइब्स को देखेंगे, या सेंट्रल इंडिया में ही जाइए, इंडिया में बहुत सारे इस तरह के हैं जो अभी भी दे कुड नॉट बी सिविलाइज्ड प्रॉपर्ली। तो हमारा इंडिया में हर ढंग के लोग, हर स्तर का विकास मिलेगा। तो यहां माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है कि ये नगरीकरण की अवस्था में कैसे पहुंच गए। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, अगर कोई आपसे सवाल यह करे कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ओके, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी,
एसर्शन, चॉइस तो आप लोगों को एसर्शन रीजनिंग का चॉइस क्लियर है ना, ए बी सी डी, ए और आर सही है, आर एक उचित व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक उचित व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, या आर गलत है ए सही है। मैं स्टूडेंट्स इवन इन इंग्लिश मीडियम यू पीपल आर बिल्कुल क्लियर अबाउट द चॉइसेस बिकॉज रिसेंटली वी हैव सॉल्व 3 क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग। तो एसर्शन में कोई आपको देता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एसर्शन, और रीजनिंग में देता है कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए अधिकांश स्थल नगर थे। Harappan civilization was an urban civilization and most of the sites associated with Harappan civilization were urban sites। और आपको इसका चॉइस में ABCD है, तो आप क्या चुनोगे? जल्दी टाइप करो, आई एम नॉट हैविंग द टाइम, समय नहीं है, जल्दी टाइप करो। वेबसाइट वाले भी एक्टिव हो जाइए जल्दी। ये आ गया ना, आप लोगों ने ए चुना ना, उलझ गए, मैंने जाल बिछाया दाना डाला आप फंस गए। कहोगे क्यों? तो हड़प्पा सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन था, ये सही थी, लेकिन आप कहते हो कि अधिकांश स्थल नगर थे, मोस्ट ऑफ द साइट्स वेर द अर्बन साइट्स। तो रीजनिंग का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, फॉर सॉल्विंग द रीजनिंग फार्मूला यू शुड कीप इन योर माइंड, यू आर यूजिंग द टर्म मोस्ट ऑफ द साइट्स, अधिकांश स्थल। तो अधिकांश शब्द का प्रयोग करने के लिए कम से कम 51% स्थल चाहिए, मोर देन 50%, देन यू कैन यूज द टर्म अधिकांश या मोस्ट ऑफ द साइट्स अकॉर्डिंग टू रीजनिंग। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में कम से कम 51% भूभाग नगर होना चाहिए। अभी इंडिया में जो आपका रिसेंट सेंसस हुआ है उसके डेटा के अनुसार कितना अर्बनाइजेशन होगा? पुराने सेंसस में 31% था, अब बढ़ के कितना गया होगा? 34%, 35%। तो अभी इंडिया अगर 35% नगर के स्टेज में है, नगरीय जनसंख्या के स्टेज में, तो उस समय 51% नगरीय जनसंख्या कैसे हो जाएगी? देखिए कैसे फंस गया। आपको फंसा के मुझे खुशी नहीं हो रही है, मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि इससे आपकी रीजनिंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और आप बहुत अच्छे ढंग से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इट इज जस्ट अ सर्जरी फॉर यू पीपल। सो हियर द आंसर शुड बी चॉइस नंबर सी। आंसर सी होना चाहिए था। आर यू राइट? क्लियर है? तो अब देखिए, अब जब नगरीय सभ्यता आई तो पहली बार कैसे हुआ इस सभ्यता के बारे में तो कोई जानता नहीं था। भारतीय इतिहास की जो सबसे पहली सभ्यता वैदिक सभ्यता मानी जाती थी, वैदिक सिविलाइजेशन, एंड द नोन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द फुली नोन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। जैसे भारतीय इतिहास की जो ज्ञात तिथि थी वो सिकंदर के आक्रमण से मानी जाती थी। कोई नहीं जानता था माय स्टूडेंट 1924 से पहले, 1924 से पहले, कि हड़प्पा सभ्यता जैसी भी कोई एक नगरीय सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पनपी थी। सबसे पहली बार क्या हुआ कि 1826 की घटना है कि एक विद्वान थे, उनका नाम था चार्ल्स मैसन। हिज नेम वाज चार्ल्स मैसन। वह पंजाब, मिस्टर अंकुर सब ओके है? लैंग्वेज वगैरह में उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हिंदी इंग्लिश वाले दोनों ओके है ना? तो मुझे इन्फॉर्म करते चलना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे सारे स्टूडेंट्स को समझने चाहिए, और बिना समझे हुए तो मैं आगे बढ़ना आपको अलाउ ही नहीं करूंगा, इस बात को जान लो। चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन, ये जो हड़प्पा जगह देखते हो, तो ये तो कोई हड़प्पा ही लोगों ने अपना नाम नहीं रखा है ना, आप हम लोगों ने रखा है उसका। हरिप्पिया, हाँ हरिप्पिया कहा जाता था, लेकिन उस नाम को हम लोगों ने उछाला है मॉडर्न टाइम में। तो ये जो चार्ल्स मैसन है, पंजाब में जो हड़प्पा है, वह वहां का जिला का नाम है मोंटगोमरी जिला, पंजाब में। तो मोंटगोमरी जिला से जा रहे थे तो एक बड़ा सा मोंड देखा। जैसे पुरानी कोई सभ्यता और संस्कृति जब दब जाती है, नष्ट होती है, तो घर वर जो बने होते हैं या जो भवन स्मारक बने होते हैं तो सब क्या हो जाते हैं, ढह जाते हैं, और ढहने के बाद एक बड़ा सा मोंड बन जाते हैं। मोंड का मतलब हुआ जो बहुत सा
क्या बोलोगे उसको, ढेर, एक बड़ी ढेर जैसी बन जाती है। तो एक मोंड देखा उसने, तो उसको जिज्ञासा हुई कि आखिर ये मोंड क्या है। तो आसपास के लोगों से पूछा कि भाई ये है क्या, इसको हम क्या माने। तो आसपास के लोगों ने बताया कि देखो ये पहले एक राजा का पैलेस हुआ करता था। इट वॉज अ पैलेसियल बिल्डिंग ऑफ ए मोनार्क, बट ड्यू टू द कर्स ऑफ ए प्रिस्ट the palace was demolished, and now it was the relic of the palace, and this relic has been existing in the region since last 1000 years. कहा कि देखो एक राजा का महल कभी हुआ करता था, किसी साधु ने उसको साप दे दिया जिस कारण से महल नष्ट हो गया, और अब उसका जो ढेर है, जो उसका रेलिक है, जो उसका अवशेष है, वो पिछले 1000 वर्ष से लगभग होगा। तो चार्ल्स मैसन अपनी डायरी में मेंशन किया, चला गया, वो कुछ किया नहीं। उस क्षेत्र में 1872 में कनिंघम आया, एक ब्रिटिश था। कनिंघम के बारे में मैं एक परिचय आपको और देना चाहूंगा कि कनिंघम वाज द हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ही वाज मेड, मतलब हेड बनाया नहीं, मतलब वो फादर था, नॉट हेड, सॉरी, ही वाज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको आप भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग कहते हो। भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग सबसे पहले यही बनाया था, कनिंघम। तो कनिंघम 1872 में इस क्षेत्र में आया। उसने भी आसपास के लोगों से पूछा तो वही जानकारी मिली, क्योंकि लोकल अफवाह तो वही थी। उसने थोड़ी सी हल्की सी खुदाई करनी चाहिए, थोड़ा सैंपल सर्वे किया और सैंपल सर्वे करके चला गया। केवल उसने जो अपना विभाग बनाया था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट को उसने ये सूचना दे दी कि देखो भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमको माउंट दिखा है पंजाब के माउंट गोमती जिले में, अगर कभी भविष्य में मौका मिले तो जरा जाके तलाशना कि है क्या। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद उसका कोई खास रोल इसमें नहीं। जब 1920 में उस समय जॉन मार्शल को बनाया गया इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के समय एक पुरातत्वविद था, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट होते थे। पुरातत्वविद जो खुदाई करते हैं ना, उनको पुरातत्वविद कहते हैं, खुदाई करने वाले को। तो उसमें एक थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने कहा कि हम हड़प्पा, जो ये जो माउंट गोमती जिला वाला वो माउंट है, उसकी खुदाई करना चाहेंगे। तो उन्होंने लगे खुदाई करने। तो 1921 में 1921 में उन्होंने खुदाई की। खुदाई करने के बाद हालांकि हड़प्पा में थोड़ी सी दिक्कतें हुई, क्योंकि हड़प्पा में जो भवन वगैरह बने हुए थे, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, थे तो अच्छे बने हुए, बड़े बड़े भवन थे, ईंटों के मकान थे। तो हड़प्पाई लोग तो बहुत अच्छी जिंदगी जीते थे, तो उनके मकान वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। तो ईंटों के मकान बने थे, सभी बने हुए थे, माने ब्रिक्स हाउसेस। बट माय फ्रेंड्स, एक्चुअली इन particularly at Harappa, you will find one difficulty कि most of the monuments were disfigured. Why? So actually railway construction was going on between Lahore and Rawalpindi. So contractors were given the contract for, you can say, laying the bricks on railway line. So as the contractors were given the contract, so contractors were in search of the very cheap bricks. So they found a large number of bricks at Harappan site. So they started to use the Harappan bricks. So due to the greedy policy of the contractors, most of the monuments at Harappa were disfigured. तो बहुत सारे उन्होंने क्या किया कि ईंटें खींचनी शुरू कर दी हड़प्पा से, कि बहुत भवन से, तो बहुत सारे भवन इधर उधर हो गए। क्या, चलिए एक पता चला कि यार ये तो शहर है, कोई शहर है। दयाराम साहनी भी एक्साइटेड हुए। फिर ऐसा हुआ कि 1922 में एक और थे पुरातत्वविद, उनका नाम था राखाल दास बनर्जी। दैट वाज कॉल्ड राखाल दास बनर्जी। तो राखाल दास बनर्जी थे, तो उन्होंने मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू कर दी। क्योंकि खुदाई तो मोहनजोदड़ो की नहीं हुई थी, बेसिकली वो सिंध में है, सिंध के लड़काना जिले में। एक्चुअली एक ढेर था, उसी तरह का मॉन्ड वहां था, और वहां पर एक स्तूप बना हुआ था। स्तूप होता है जैसे बौद्ध स्मारक के रूप में स्तूप में दिखाऊंगा आगे, स्तूप बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, तो वो बना हुआ था। तो पहले लोगों ने यही सोचा कि भाई स्तूप क्या है, उसकी खुदाई शुरू की। जब उसके अंदर गए तो वहां भी ऐसा ही नगर मिला, और वह नगर हड़प्पाई नगर से मिलता था। इवन एट मोहनजोदड़ो दे मैनिफेस्टेड अ टाउन, एंड दिस टाउन वाज हैविंग सम आइडेंटिकल लुक एज यू फाइंड इन केस ऑफ हड़प्पा। So then the scholars came to realize that Harappa and Mohenjo-daro both are having the connectivity,
and they are possibly the towns of or the cities of an earlier civilization. तो उन लोगों को डाउट हुआ कि भाई ये तो कोई नई सभ्यता है और नगरीय सभ्यता और बहुत पुरानी सभ्यता है. So my students, for the first time in 1924, it was John Marshall, the Archaeological Survey of India, who published the report in September 1924 and informed the rest of the world कि brothers, a new civilization has come to light in India. That is the possibly the oldest civilization in the world, and it is an urban civilization. So I need your help and support to explore it further. जॉन मार्शल ने ऐलान किया दुनिया भर के पुरातत्वविदों के लिए कि देखिए एक बड़ा ही उन्नत और अच्छी सभ्यता भारत में खोजी गई है, हिंदुस्तान में, इंडिया में, और ये बड़ी बेहतर सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है और इसमें हम बहुत कुछ पता करना चाहते हैं, लेकिन आप महानुभावों की सहायता की आवश्यकता हमें है, आप पता करने में हमारी सहायता करें. तो ये सभ्यता प्रकाश में आई. अब ब्रिटिश को गले से नीचे नहीं उतर रही थी. अब ब्रिटिश स्कॉलर्स को लग रहा था कैसे कबूल करूं कि ये भारत की अपनी देन है, भारत की मिट्टी पर यह सभ्यता पैदा हुई. उनको लगा अगर हम ये कबूल कर लेंगे तब तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि हम इंडियंस को सभ्य बनाने का दावा करते हैं, लेकिन इंडियंस तो तब सभ्य थे जब हम जंगलों में घूम रहे थे. तो उनका तो ये कहने का बेसिस ही समाप्त हो जाएगा. तो इन्होंने ये अफवाह फैला दी कि ये भारतीयों के अपने पुरुषार्थ का नतीजा नहीं है, बल्कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर बनाई है और उन्होंने इस सभ्यता को एस्टेब्लिश किया है. मतलब इंडियंस शुड नॉट बी गिवन द क्रेडिट टू हैव डेवलप्ड सच एन अर्बन सिविलाइजेशन, बट रेदर इट वाज द people from Mesopotamia who moved towards Indus region and they developed a new civilization in this region. तो यहीं से माय स्टूडेंट्स कंट्रोवर्सी शुरू किया. अब ये कंट्रोवर्सी ब्रिटिश हिस्टोरियन करेंगे, अब हमारे इंडियन हिस्टोरियंस खोजेंगे. तो पहले तो मैं तुमको बताऊंगा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ. ओरिजिन के बाद फिर वही फार्मूला अपनाएंगे, जलवायु संबंधी कारक, तकनीकी परिवर्तन, जीविकोपार्जन में परिवर्तन, वैसे ही करते हुए और अंत में फिर एक ऐड थोड़ा सा कर देंगे, डिक्लाइन. बस तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता शीशे की तरह साफ हो जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो अब तो मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं वैसे भी 1 आवर 23 मिनट पर पहुंच गया और आगे अब मेरे पास स्पेस नहीं है. हालांकि जाने का मन तो नहीं कर रहा, लग रहा है कि आपको समझाता चलूँ, बट आई हैव टू स्टॉप हियर. सो माय स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर एंड आई विल सी यू टुमारो. गुड नाइट. थैंक यू वेरी मच.